जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा यूएई की जो राजधानी है आबू धाबी, वहां पर। लेकिन अब आपको यहां पर दो अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। एक हमारी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और दूसरा हमारा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इस प्रकार से तीन संगठन है। IREA तो इसका आबू धाबी हो गया, IAEA इसका हो गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और IEA इसका हो गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हमारी आकाश गंगा, तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और जो इसका आकार है वह आपका है स्पाइरल, यानी कि ये आपको सर्पिलाकार शेप में देखने को मिलेगा। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये आपका लोक नृत्य है केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का ये लोक नृत्य है। विक्टोरिया झरने की बात करते हैं, यानी कि जो आपका विक्टोरिया वाटरफॉल है ये आपको मिल जाएगा जाम्बिया देश में। कहाँ पर? जाम्बिया देश में है। और किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ओखला पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये पक्षी विहार आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में आपका ऑप्शन होता है यूपी, तब तो आप यूपी के ऊपर टिक करेंगे। लेकिन अगर यूपी के बजाय दिल्ली NCR ऑप्शन में होता है तो फिर आप दिल्ली NCR को टिक करेंगे। हालांकि अगर आपके दोनों होते हैं उस स्थिति में आप यूपी को ही टिक करेंगे, क्योंकि यूपी में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, जो कि NCR में भी आता है। तो उसी जिले में आपको ओखला पक्षी विहार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक तो हमारा है विक्टोरिया वाटरफॉल और एक लेक विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलेगी। और यही जो आपकी विक्टोरिया झील है इसी से हमारी नील नदी निकलती है, यानी कि जो व्हाइट नील नदी है वह आपकी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो इस वीडियो की जो PDF है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर से। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, और वहां पर चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें। और मैं कोशिश करता हूं कि डेली आपके लिए वहां पर प्रश्न भी पूछा करूं, जिससे आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वह और बेहतर हो सके। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग दो वीडियो डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में 2020 में जो भी आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी सैन्य अभ्यास को डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग वर्ष 2020 में जो सबसे ज्यादा चर्चित देश रहे हैं उन सभी देशों की राजधानियां, उन सभी देशों की मुद्रा क्या है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और वह सारे देश किन देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर की तैयारी आप बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है उसको मैं सबसे बेहतर करवा सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक किया करें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है अभी 5 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 1985 में। लेकिन यह दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को नहीं होता है। यह दिवस आपका होता है अक्टूबर माह के पहले सोमवार को। कब होता है? अक्टूबर माह के पहले सोमवार को। तो इस बार सोमवार था 5 अक्टूबर को, इसीलिए 5 अक्टूबर को यह मनाया गया। तो थीम इसकी रही हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। तो मुख्य रूप से जो हमारे आश्रय होते हैं, यानी कि जो आपके रहने के स्थान होते हैं, वह एक बुनियादी अधिकार है, यानी कि जो भी इंसान है उनको जरूरत होती है आश्रय की, और उसी अधिकार को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो ये पुरस्कार मिलेगा 3 लोगों को। एक तो है रोजर पेनरोज, दूसरी है रीनहार्ड गेंजल और फिर है एंड्रिया घेज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। तो एक तो हमारे हैं ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, क्या नाम है, रोजर पेनरोज। इनके द्वारा सापेक्षिकता के सिद्धांत यानी कि जो आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके माध्यम से ब्लैक होल की उत्पत्ति के पूर्वानुमान लगाए गए थे और इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। जर्मनी के हैं रीनहार्ड गेंजल और अमेरिका के हैं एंड्रिया घेज। यहां पर आप देख सकते हैं इनको, इनके द्वारा जो गैलेक्सी है, मान लीजिए ये गैलेक्सी है, तो इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की गई थी और इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, तो ये रॉयल अकादमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इन तीनों लोगों को देख सकते हैं, ये है रोजर पेनरोज, ये है रीनहार्ड गेंजल और यहाँ पर है एंड्रिया घेज। तो इन दोनों को एक इन खोज के लिए मिलेगा और बाकी रोजर पेनरोज को यहाँ पर इसके लिए अकेले पुरस्कृत किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में किस राज्य को डले खुर्सनी मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं डले खुर्सनी मिर्च को और इसके लिए जीआई टैग मिला है सिक्किम राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्किम की आपकी डले खुर्सनी मिर्च है, इस मिर्च की खास बात क्या है? तो इस मिर्च की खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है और इसका दाम लगभग आपको 500 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम को यहाँ पर जीआई टैग मिला है और जीआई टैग के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और उसकी कानूनी सुरक्षा के लिए यानी कि उसकी कॉपी ना बनाई जा सके, इसके लिए जीआई टैग केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था गोवा की खोला मिर्च के बारे में, तो उसको भी इसी वर्ष जीआई टैग दिया गया है। बाकी अगर हम लोग सिक्किम राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको गंगटोक में मिल जाएगी। राज्यपाल है इसके गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, लेकिन इनको पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है, विधानसभा में है 32 सीटें। उच्च न्यायालय भी आपको राजधानी में मिल जाएगा यानी कि गंगटोक में ही है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। सिक्किम के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि 16 मई 1975 को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में ये 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था और उसके बाद में होता है 36वां संशोधन। तो 36वें संशोधन के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और शेड्यूल 1 में भी इसे शामिल कर लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा ये यूनेस्को का एक स्थल भी है। इसके अलावा कंचनजंगा एक राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहां पर सदस्यों की संख्या होती है 6। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यहां पर इस प्रश्न को लाने के पीछे का कारण क्या है? तो इसको लाने के पीछे का कारण यह है कि जो ये हमारी मौद्रिक नीति समिति होती है जिसमें आपके 6 सदस्य होते हैं, इन 6 सदस्यों में 3 सदस्य आपके होते हैं आरबीआई की तरफ से और जो बाकी 3 सदस्य होते हैं उनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी जो इसके 3 सदस्य थे वे सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो है आसिमा गोयल, एक है जयंत आर वर्मा और फिर एक है आपके शशांक भिंडे। तो इनकी नियुक्ति की गई है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो ये बाहरी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। जैसे मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था 27 जून 2016 को और उसके बाद में 4 साल हुए। तो जो पुराने वाले थे वे सारे चले गए, उनके स्थान पे अब आ गए हैं ये 4 लोग। अब ये लोग भी, ये 3 लोग, ये लोग भी अब अगले 4 वर्षों तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि 27 जून 2016 को गठन हुआ था। प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर इसकी बैठक होती है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस उद्यमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा
टाटा समूह के रतन टाटा को? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 कार्यक्रम के दौरान इस अवार्ड को दिए जाने की घोषणा हुई है। अब रतन टाटा जी को यह पुरस्कार मिलेगा क्यों? तो भारत अमेरिका के जो संबंध हैं व्यापार के, उनको इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा वैश्विक रूप से एक कंपनी के रूप में टाटा ग्रुप को इनके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसी के लिए पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को 2020 लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो दोनों पुरस्कार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं भारत सरकार के भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे भारत की जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो इसी के अंतर्गत गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पहले चरण में गुजरात राज्य के 2000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच सके, इसके लिए 2000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। बाकी दिसंबर 2020 तक कुल मिलाकर के बाकी जो 8000 ग्राम पंचायतें हैं उनको भी जोड़े जाने का लक्ष्य है। गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो CM महिला उत्कर्ष योजना यहाँ पर शुरू हुई। गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई। आशीष भाटिया यहाँ के नए DGP बने। औद्योगिक नीति 2020 घोषित किया गया। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना घोषित की गई। निर्यात तैयारी सूचकांक में यह प्रथम स्थान पर रहा। MPED के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला लगाई गई है पोरबंदर में। नई धरोहर पर्यटन नीति लाई गई। INS विराट जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका विघटन किया गया और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रिपोर्ट फॉर स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा गुजरात। इसके अलावा जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट आई थी उसमें भी गुजरात रहा था शीर्ष में। दुनिया की जो पहला उड़ने वाली कार है उसका भी निर्माण किया जाएगा गुजरात में। यहाँ की जो पुलिस है टेसर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए अपनी तरह के पहले डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहां पर ये है क्या, थोड़ा सा आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर दिया है ICICI बैंक में। अब ये जो व्यक्ति है जिसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के अंतर्गत लोन के लिए यहां पर अप्लाई किया है उसको ICICI बैंक के द्वारा एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा और इस डेबिट कार्ड का उपयोग उसके द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन में किया जा सकता है। तो इस कार्ड में डेली 3 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी गई है, यानी कि जितने आपके लोन है उसी के अनुसार आप इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो कार्ड होगा उसको ICICI बैंक के द्वारा वीजा कार्ड के साथ में मिलकर के जारी किया जाएगा। दरअसल मामला यह था कि RBI ने 2020 के अप्रैल महीने में एक गाइडलाइन जारी की थी और उस गाइडलाइन में इन्होंने ये कहा था कि बैंकों के द्वारा जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है या फिर जो इस प्रकार के लोन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किया जाना चाहिए। और उसी के अंतर्गत ICICI बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसके द्वारा इस प्रकार से डेबिट कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की गई है। ICICI बैंक के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भारत का पहला बैंक बन गया है जो कि किसानों को ऋण देने के लिए सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करेगा। बाकी इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। MD और CEO इसके हैं संदीप बख्शी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किस कंपनी के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को स्थापित किया? तो यह स्थापित किया गया है NVIDIA के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पुणे में, उसके द्वारा आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटिंग
में जो शोध और नवाचार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, यानी कि जो हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में शोध और नवाचार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारत के सबसे तेज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई की स्थापना की जाएगी। और एनवीडिया की बात करते हैं तो ये अमेरिका की कंपनी है। इसके संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ हैं जेंसन हुआंग। अब हम लोग थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में आपकी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जापान का जो फगाकू है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। हमारे देश में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में सीडेक के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000। और हमारे देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। क्या है? प्रत्यूष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है आनंद नीलकंठन ने, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आनंद नीलकंठन के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि जो बाहुबली मूवी थी उस मूवी श्रृंखला की जो किताब है उसको इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो दो असुर हैं जिनमें से एक का नाम है कुडक्का, दूसरे का नाम है मंडक्का, इनके ऊपर आधारित है और ये बच्चों के लिए एक पुस्तक है। बाकी ये पुस्तकें भी अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन लिखा है, जेके रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर की मशहूर लेखिका है, इनके द्वारा द इकोबॉग पुस्तक लिखी गई, अरुंधति राय के द्वारा आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक लिखी गई, इश्तियाक अहमद के द्वारा जिन्नाह, हिज सक्सेस, फेलर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले ऑर्गेनिक स्पाइसेज सीड पार्क के स्थापना की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गुजरात राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गुजरात के वर्तमान में सीएम है विजय रूपानी जी। अब ये इन्होंने किया क्या है? तो इनके द्वारा जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात राज्य में, उनको ये मंजूरी दी है कि आप राज्य में ऑर्गेनिक स्पाइसेड सीड पार्क की स्थापना कर सकते हैं। अब ये पार्क करेगा क्या? तो यहाँ पर जो हमारे मसाले होते हैं उनके ऑर्गेनिक सीड को डेवलप किया जाएगा। तो नाबार्ड के द्वारा इसके लिए 23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 2 पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक तो होगा जीरे के लिए यानी कि क्यूमिन के लिए, जो कि बनेगा पत्तन में, और एक आपका है सौंफ यानी कि फेनल के लिए, जिसकी स्थापना बनसकंथा में की जाएगी। और एक पार्क से कुल मिलाकर के 50 किसान जुड़े होंगे और इनका संचालन हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। गुजरात की बात करते हैं तो राजधानी गांधीनगर में है, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, लोकसभा में है 26 सीटें, राज्यसभा में है 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा अहमदाबाद में और मुख्य न्यायाधीश इसके हैं विक्रम नाथ। बाकी राष्ट्रीय पार्क आपको ब्लैक बक, गिर, वंसदा, कच्छ, इनके बारे में पता होना चाहिए। आर्द्र भूमि एक ही है जिसका नाम है नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी। किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए दृष्टाओ यूट्यूब चैनल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गोवा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दृष्टाओ का पूरा नाम क्या है? तो दृष्टाओ का पूरा नाम है डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन। तो ये पोर्टल काम क्या करेगा, यानी कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे क्या? तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर गोवा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो भी कॉलेज, मान लीजिए विश्वविद्यालय हो गया, कई सारे कॉलेज हैं, तो इन सभी कॉलेज के कुछ चुनिंदा टीचर हैं जिनके जो भी कोर्स हैं उनकी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि एक प्रकार से जो स्कूल आपके बंद हैं उस दौरान बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, उसके लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और यहाँ पर गोवा ऐसा पहला राज्य हो जाएगा देश का जिसके उच्च शिक्षा के जो कंटेंट है वो आपको इस प्रकार से ऑनलाइन मिलेंगे। गोवा की राजधानी पणजी में है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की जो दूसरी बैठक है कहां पर आयोजित की गई? तो ये आपकी आयोजित की गई है टोक्यो में। टोक्यो क्या है? तो ये जापान की राजधानी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए क्वाड समूह के बारे में। क्वाड समूह जिसकी स्थापना पहली बार की गई थी
जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, इनके द्वारा 2007 में, हालांकि 2007 से ये 8 तक ही चला था, उसके बाद में लगभग ये आप कह सकते हैं स्थिर हो गया था, लेकिन फिर 2017 में एक बार फिर से इसने कार्य करना शुरू किया। तो क्वाड यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और है आपका अमेरिका। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो में जो क्वाड समूह के विदेश मंत्री हैं उनकी एक बैठक का आयोजन किया गया। तो चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, हमारे यहाँ के एस जयशंकर साहब हैं, वह आपके मिले हैं टोक्यो में। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी चलते चलते कुछ अन्य चीज़ें भी आइए जान लेते हैं। अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था नजीब तारकई। तो एक सड़क दुर्घटना में 29 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। हमारे थल सेना के जो प्रमुख हैं एम नरवाने जी, इसके अलावा जो हमारे विदेश सचिव हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, तो ये दोनों इस समय म्यांमार देश की यात्रा पर गए हुए हैं। पेटीएम के द्वारा खुद का एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है। ऐप स्टोर क्या होता है? जैसे आपका iOS होता है एप्पल मोबाइल के लिए, जैसे आपके एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर होता है, उसी प्रकार ने पेटीएम के द्वारा खुद का एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश एएस दवे का अभी निधन हो गया है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्विगी कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ है इसके अंतर्गत जो आपकी सड़कों पर यानी कि इस प्रकार के जो स्ट्रीट वेंडर खाना बनाते हैं उनकी डिलीवरी भी स्विगी के माध्यम से कराई जाएगी। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि ध्वनि को मापने की जो इकाई है इसका नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब होता है और 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड का नाम क्या है? और स्टेट ड्राइव नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो इसी प्रकार से कंटिन्यू रहे तो वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। देखिए, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे इस मंथ के बाद में करंट अफेयर्स की सीरीज बंद करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मैं बंद करूं चालू करूं, लेकिन फिर भी अगर इस माह तक अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला तो फिर मेरे पास में मजबूरी है कि मुझे करंट अफेयर्स की जो ये डेली वाली सीरीज है इसको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीज़ें आपके हाथों में है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ कमी रहती है या वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए आपके सुझाव हमेशा ही आमंत्रित हैं, लेकिन मुझे बस इंप्रूवमेंट थोड़ी सी चाहिए और उसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।